Hello, good morning class. Today we are going to study what is metals and what is non-metals. That is chapter 3rd of NCERT 10th class science subject. ठीक है, इसमें हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ लिया है काफ़ी कुछ. अब थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में क्या कर पढ़ा है हमने. ठीक है, तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने फर्स्टली पढ़ा है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल. फर्स्टली हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी मेटल एंड नॉन मेटल की वजह से हमने डिस्टिंग्विश किया था मेटल्स किस टाइप के होते हैं, नॉन मेटल किस टाइप के होते हैं, और दोनों में डिस्टिंग्विश किया था बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी. सेकंड हमने केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल पढ़ा था, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड व्हाट हैपन, व्हेन मेटल रिएक्ट विद एयर और बर्न इन एयर व्हाट हैपन, व्हेन मेटल रिएक्ट विद देयर ओन मेटल सॉल्ट्स देन व्हाट हैपन. ऐसे कुछ हमने रिएक्शंस पढ़े थे. फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड. आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी, बिकॉज एक मेटल और नॉन मेटल जब एक कंपाउंड फॉर्म करता है तो वो एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म करता है, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ हमने इसमें डिस्कस किया था. देन हमने पढ़ा था एक्सट्रैक्शन एंड अक्रेंस ऑफ मेटल कैसे होता है, कैसे एक मेटल हमें मिलता है. तो फिर हमने उसमें ये देखा था कि एक मेटल कैसे मिलता है, उनकी एक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग वो जो एयर में और एनवायरनमेंट में चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जो मेटल और नॉन मेटल जो प्रेजेंट होते हैं उनके साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड और ओर के फॉर्म में हमें अर्थ क्रस्ट के थ्रू मिलता है. ठीक है, तो अब हम आगे क्या पढ़ेंगे वो हम देख लेते हैं. Enrichment of ores. Ores mined from the earth are usually contaminated with large amount of impurities such as soil, sand, etc. are called it gangue. जो ores हमें अर्थ के क्रस्ट से मिलते हैं वो बहुत कंटामिनेटेड होते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ से. इम्प्योरिटीज़ मीन्स जो सॉइल सैंड जो ओर में एक साथ जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से हमें ओर को रिफ़ाइन करना होता है और उसके बाद हमें एक्सट्रैक्ट करना होता है मेटल. तो फिर हमें एक मेटल हमें मिल पाता है मेटल के रूप में. हमें कब मेटल मिलता है, जब एक और रिफ़ाइन होता है और उसमें से जो इम्प्योरिटीज सॉइल और सैंड है वो हम सेपरेट कर देते हैं. ठीक है, द प्रोसेस used for removing the gangue from ore are based on the differences between the physical and chemical property of the gangue and the ore. ठीक है, इन्होंने इसमें क्या बोला है, हर जो मेटल है उसका प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग जो है, उसका जो रिमूव करने का गैंग्यू प्रोसेस है, गैंग्यू जो जिसकी वजह से इम्प्योरिटीज़ हमें रिमूव कर पाते हैं, जो गैंग्यू जो हमें अर्थ क्रस्ट से मिलता है, वो हर किसी का प्रोसेस अलग अलग होता है. हर मेटल का गैंग्यू रिमूविंग जो प्रोसेस होता है वो अलग अलग होता है. और वो किस पे बेस करता है वो फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैंग्यू. उनकी केमिकल एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं उसके ऊपर वो बेस्ड है. ठीक है, जैसे कि अगर केमिकल प्रॉपर्टी एक गैंग्यू की अलग होगी तो हम उसे डिफरेंट मेथड से सेपरेट करेंगे, और दूसरे मेटल की डिफरेंट होगी तो उसे डिफरेंट मेटल से सेपरेट किया जाएगा. इसीलिए इन्होंने बोला डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स आर अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयड. उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, जो कि हम आगे पढ़ लेते हैं. अब फर्दर हम क्या पढ़ेंगे, एक्सट्रैक्शन मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज़. उन मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो लो इन द एक्टिविटी सीरीज़ है, मींस वो नेटिव स्टेट में प्रेजेंट रहती हैं, जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करते. ऐसे मेटल को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द अर्थ कोर. तो इसमें इन्होंने बोला है मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव. ऐसे मेटल जो एक्टिविटी सीरीज में लोएस्ट हैं वो जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करते, मतलब दे आर अनरिएक्टिव. द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल कैन बी रिड्यूस टू मेटल बाय हीटिंग अलोन. उनको बहुत ईजी है सेपरेट करना. क्यों? क्योंकि वो किसी से जल्दी रिएक्ट नहीं करते, तो वो ज़्यादा कुछ कंपाउंड के फॉर्म में नहीं पाए जाते, जस्ट इम्प्योरिटीज़ लगी होती हैं, उसे हम इजीली सेपरेट किया जा सकता है. और अगर ऑक्साइड्स के साथ पाए भी जाते हैं, जस्ट विद द हेल्प ऑफ हीटिंग हम उनको सेपरेट कर सकते हैं. ये इन्होंने कहा है इसमें. ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं. जो मरकरी होता है, मरकरी जो होता है उसका जो हमें गैंग्यू मिलता है हमें अर्थ से, वो सिनाबार कहा जाता है उसे, जो ओर से हमें वो मिलता है. अगर हम उसे हीट करेंगे तो उससे हमें HgO मिल जाएगा और सल्फ़र डाइऑक्साइड सेपरेट हो जाएगा.
क्यों? सिनाबार किसके फॉर्म में प्रेजेंट होता है? HgS, मतलब सल्फर सल्फाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अगर हम उसे हीट करते हैं तो HgO मिल जाता है, दैट इज मर्करी ऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड सेपरेट हो जाता है। तो जो HgO है उसे जब हीट फर्दर करेंगे तो हमें प्योर मर्करी मिल जाएगा और ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएगा। तो इस मेथड के थ्रू विद जस्ट हेल्प ऑफ हीटिंग हम एक मर्करी को प्योरली पा सकते हैं। तो इसके लिए हमने डिफरेंट मेथड यूज़ किया है। अब आगे देखेंगे हम जो डिफरेंट एक्टिविटी सीरीज़ में डिफरेंट स्टेट में प्रेजेंट है उनको हम कैसे प्योरीफाई करेंगे, ठीक है। जैसे कि एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द मिडल of the activity series. The metal in the middle of the activity series such as iron, zinc, lead, copper are moderately reactive. ये जो मेटल होते हैं मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते ना लेस रिएक्टिव होते हैं, मतलब थोड़ा बहुत बीच का काम करते हैं, इजीली रिएक्ट होते हैं बट ज़्यादा जल्दी नहीं। दीज आर यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड्स और कार्बोनेट इन नेचर। ये किस फॉर्म में हमें पाए जाते हैं? सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स के फॉर्म में इन नेचर हमें मिलते हैं, ठीक है। प्रायर टू रिडक्शन द मेटल सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड। हमें प्योर फॉर्म मेटल का पाने के लिए फर्स्टली इन्हें हमें कन्वर्ट करना होता है मेटल ऑक्साइड में। जो हमें सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स के फॉर्म में मॉडरेटली रिएक्टिव जो मेटल्स मिलते हैं उनको हमें फर्स्टली क्या करना होता है? कन्वर्ट करना होता है ऑक्साइड्स के फॉर्म में, ताकि हम प्योर मेटल पा सकें। तो फर्स्टली हम उन्हें ऑक्साइड्स के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो दो प्रोसेस देख लेते हैं जिससे हम सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स अलग अलग प्रोसेस के थ्रू हम ऑक्साइड्स में चेंज कर देंगे। तो फिर द सल्फाइड ओर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। द प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। जो सल्फाइड ओर्स होते हैं उनको हम कैसे ऑक्साइड्स के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं? बाय हीटिंग देम स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। एक्सेस एयर के प्रेजेंस में अगर हम उनको हीट अप करेंगे स्ट्रांगली, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। इस प्रोसेस को रोस्टिंग कहा जाएगा और सल्फाइड ओर्स ऑक्साइड्स के फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। अब देख लेते हैं कार्बोनेट्स ओर को अगर हमें चेंज करना है इन फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स तो क्या करेंगे? The carbonate ores are changed into oxides by heating strongly in limited air. This process is known as calcination. जो अगर कार्बोनेट ओर्स हैं, अगर उन्हें हमें ऑक्साइड फॉर्म में चेंज करना है तो उन्हें हम हीट अप करेंगे बट इन द लिमिटेड एयर, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? कैल्सिनेशन। और वैसे ही अगर हमें सल्फाइड को चेंज करना है तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? रोस्टिंग। अभी हम एक रिएक्शन देख लेते हैं, इसका एग्जांपल। जो जिंक जैसे कि मेटल जो पाया जाता है वो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है और वो दोनों के फॉर्म में पाया जाता है, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स दोनों। तो रोस्टिंग का एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ZnS प्लस O2 इज इक्वल टू, व्हेन वी हीट अप देन व्हाट वी फाइंड? ZnO प्लस SO2। ZnO मिल गया, दैट इज जिंक ऑक्साइड, ऑक्साइड के फॉर्म में चेंज हो गया, एंड SO2 गैस के फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा। देन अब हमें ये ZnO मिल गया है तो ये ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है ना। तो जिंक ऑक्साइड को अगर हम फर्दर कार्बन के साथ हीट अप करेंगे तो Zn मिल जाएगा, दैट इज प्योर मेटल Zn। जिंक हमें प्योरली मिल जाएगा इन द सॉलिड फॉर्म, एंड जो कार्बन मोनोऑक्साइड लिबरेट हो जाएगा एज अ गैस, ठीक है। एक्सट्रैक्टिंग द मेटल टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। अब उन मेटल्स के बारे में पढ़ लेते हैं जो हमें टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में मिलते हैं, जो हाईली रिएक्टिव होते हैं। उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनको हम कैसे प्योर फॉर्म में मेटल के रूप में पा सकते हैं? द मेटल हाई अप इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव। जो मेटल इन द एक्टिविटी सीरीज टॉप में बिल्कुल पाए जाते हैं वो बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं। दे कांट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड बाय हीटिंग विद द कार्बन। उन कंपाउंड्स जो टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज जो मेटल मिलते हैं वो जस्ट बाय हीटिंग विद द कार्बन हमें ये नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर में मिलते हैं, बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव। तो ये इजीली किसी भी मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट कर जाते हैं, एंड सो दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर।
तो इनके लिए हमें थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा। क्या प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा? दिस इज़ बिकॉज दीज मेटल हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। और इसका एक ये भी रीज़न है, जो ये मेटल होते हैं इनके पास जो इनके कंपाउंड्स जो भी मेटल फॉर्म जिसमें हमें और जिस फॉर्म में मिलते हैं, इनके पास ज़्यादा एफिनिटी होती है ऑक्सीजन से बाइंड करने की देन कार्बन। कार्बन से ये लेस बाइंड करते हैं देन ऑक्सीजन से ज़्यादा बाइंड कर पाते हैं। तो इसलिए थोड़े कॉम्प्लेक्स इन नेचर होते हैं, तो इसे हमें डिफरेंट मेथड के थ्रू हम इन्हें प्योरीफाई करके पा सकते हैं। दीज मेटल आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इन मेटल्स को हम कैसे पा सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन तो पता ही है ना आपको, आगे हमने पढ़ा है कि क्या होता है। एक बीकर होता है, उसमें हम 2 एनोड्स पुट करते हैं। एक एनोड कैथोड होता है, एक एनोड होता है, मतलब 2 रॉड्स पुट करेंगे, कैथोड होगा एक एनोड होगा, एंड दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे और जो उसमें पास करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक जो रिडक्शन होगा वो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे एंड जो नेगेटिव जो आयंस होंगे वो कहाँ स्टिक हो जाएंगे? एनोड पे, और जो कैथोड पे पॉजिटिव आयंस स्टिक हो जाएंगे। तो इस फॉर्म में हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन और इलेक्ट्रोलिसिस इन द मॉल्टन फॉर्म ऑफ क्लोराइड। वो जब क्लोराइड्स का मॉल्टन फॉर्म रहता है और जो ये कंपाउंड जिसके साथ ये जुड़े होते हैं वो क्लोराइड्स होते हैं, तो उनके साथ जब हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं तो ये 2 रॉड्स पे स्टिक हो जाते हैं, जो जाके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू ये जाके जुड़ जाते हैं और इसकी वजह से हमें प्योर मेटल का फॉर्म मिल जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कोरोशन क्या होता है। कोरोशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मेटल को ख़राब कर देती है, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको रिड्यूस कर देती है और उसको ख़त्म कर देती है, ऑलमोस्ट उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिग्रेड कर देती है। क्या होता है कोरोशन? जैसे कि जब मेटल एक ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड फॉर्म करता है, दैट इज़ गोइंग, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो रिड्यूस होने लगती हैं और उसी को कोरोशन कहते हैं। जैसे कि सिल्वर आर्टिकल बिकेम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर। जो सिल्वर आर्टिकल्स आप देखते हैं, जैसे कि जो चांदी के सिक्के या फिर चांदी के बर्तन होते हैं, थोड़े दिनों बाद क्या होते हैं? काले होने लग जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज इट रिएक्ट विद सल्फर इन द एयर टू फॉर्म कोटिंग ऑफ सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड वो फॉर्म कर लेते हैं और जिसकी वजह से वो कोरोड होने लगते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो रिड्यूस होने लगती हैं, जैसे उनका लश्यर जो होता है वो रिड्यूस होने लगता है। फिर कॉपर में क्या होता है? कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड स्लोली लूजेज इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस एंड गेन अ ग्रीन कोटिंग। क्या होता है? जो कॉपर होता है व्हेन मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है इन एयर, स्लोली क्या होता है? उसका जो सरफेस होता है उसका वो ब्राउनी लश्यर वो खोने लगता है एंड ग्रीन कोटिंग फॉर्म कर लेता है। द ग्रीन सब्सटेंस इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट। जो ग्रीन सब्सटेंस वो फॉर्म करता है वो क्या होता है? कॉपर कार्बोनेट। ऐसी आयरन में क्या होता है? आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एक्वायर्स अ कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड इट रस्ट। आयरन में क्या होता है? ब्राउन सा फ्लेकी सब्सटेंस, जिसे हम हिंदी में जंग कहते हैं, वो फॉर्म हो जाता है जब वो थोड़ा सा मॉइस्चर प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है, उसको हम रस्ट कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये तो ख़राब कर रहा है ना प्रॉपर्टीज़ मेटल की, उनको डिग्रेड कर रहा है, तो उससे बचने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा कि हमारा जो मेटल है वो काफ़ी लंबे टाइम तक ड्यूरेबल रहे। उस चीज़ के लिए हम उसको प्रिवेंशन उसका कैसे करेंगे, कुछ देख लेते हैं। प्रिवेंशन कैसे करेंगे? द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, ग्लैवेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग अलॉयज। इन्होंने क्या बताया? जो आयरन की रस्टिंग होती है जिसकी वजह से आयरन डिग्रेड होने लगता है, आयरन का तो यूज़ हम बहुत सारी जगह में करते हैं। अगर ऐसे ही आयरन डिग्रेड होगा तो हमारी इजीली सब्सटेंसेस जो हम बनाते हैं वो सब ख़राब हो जाएंगे ना। तो उससे हमें प्रिवेंट कैसे करना है?
इन मेथड्स के थ्रू हम उन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं। आयरन को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, जो ये अभी हमने मेथड्स पढ़े हैं, इन मेथड्स को अगर हम अप्लाई करें तो आयरन को प्रिवेंट किया जा सकता है फ्रॉम करोशन। अब हमें ये तो पता ही है पेंटिंग क्या होता है, ऑयलिंग क्या होता है, ग्रीसिंग क्या होता है, बट हाँ ग्लेवेनाइजिंग थोड़ा अलग वर्ड है, ये हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा है, राइट। तो ग्लेवेनाइजिंग क्या होता है, इस मेथड को पढ़ लेते हैं। ग्लेवेनाइजिंग इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद द थिन लेयर ऑफ जिंक। ग्लेवेनाइजिंग क्या होता है, जो आयरन का मेटल है उसके ऊपर एक थिन लेयर हम जिंक की चढ़ा देते हैं विद द हेल्प ऑफ कोटिंग, और इस ग्लेवेनाइजिंग आर्टिकल को प्रोटेक्ट किया जा सकता है फ्रॉम रस्टिंग, बिकॉज जो जिंक का कोट चढ़ा हुआ है उस पर पहले वो टूटेगा, पहले वो कोरोड होगा, फिर जाके वो एक्ट करेगा आयरन पे, राइट। तो इससे प्रोसेस जो होगा रस्टिंग का और कोरोशन कह सकते हैं उसका, वो स्लो हो जाएगा, ठीक है। अब एक और हमने पढ़ा मेकिंग अलॉयज़। अलॉयज़ क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ते हैं, पहले एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं। व्हेन आयरन इज मिक्सड विद निकल क्रोमियम स्टेनलेस स्टील इज फॉर्म विच इज़ अ हार्ड एंड डज नॉट रस्ट। ये क्या होता है, सब्सटेंस जो हमें मिलता है जब हम निकल और क्रोमियम को और आयरन को एक साथ मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक स्टेनलेस स्टील मिलेगा। वो जो स्टेनलेस स्टील होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो और अच्छी इन्हेंस कर देता है, और ये जल्दी रस्ट भी नहीं हो, मतलब ये रस्ट होता ही नहीं है, डू नॉट रस्ट। फिर अब हम देख लेते हैं अलॉय कैसे बनता है। एन अलॉय इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और अ मेटल और अ नॉन मेटल। अलॉय क्या होता है, होमोजीनियस मतलब सेम प्रपोर्शन में मिलाया जाता है दो और मोर मेटल, या फिर एक नॉन मेटल, ठीक है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल। जो प्राइमरी मेन मेटल है उसको हम फर्स्टली मेल्ट करेंगे, देन हम इसको क्या करेंगे, द डिज़ोल्विंग द अदर एलिमेंट इन अ डिफिनाइट प्रपोर्शन। फिर जो अदर एलिमेंट होगा उसको उसमें मिक्स करेंगे इन अ डिफिनाइट प्रपोर्शन। पहले प्राइमरी मेटल को हीट अप करेंगे, वो मेल्ट हो जाएगा, देन दूसरा जो एलिमेंट होगा वो उसमें मिक्सअप करेंगे इन अ डिफिनाइट प्रपोर्शन, थश एक हमें अलॉय मिल जाएगा। इट इज़ देन कूल टू रूम टेम्परेचर। फिर वो जो हमें अलॉय आफ्टर मिक्सिंग जो मिलेगा उसे थोड़ा रूम टेम्परेचर पे कूल करेंगे ताकि वो एक सॉलिड फॉर्म में मिल जाए हमें, ठीक है। इसी को हम कहते हैं अलॉय। इसका एग्जांपल तो हमने अच्छा देख ही लिया, आयरन और निकल और क्रोमियम को जब मिक्स करते हैं तो स्टेनलेस स्टील मिलता है, यही इसका काफ़ी अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए एंड फर्दर शेयर करिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस बनाती रहूं और आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएं, आप एग्ज़ाम में प्रिपेयर करके अच्छा परफॉर्म करें। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।